नमस्कार मित्रों। जैसा कि अभी डॉक्टर सिकंदर जी ने आपको बताया, इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जिंदल जी। ये केवल आपको इस बात की संक्षेप में जानकारी देनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक देशव्यापी स्तर पर अभियान प्रारंभ किया है, संविधान पर्व जिसका नाम रखा गया है, और जागरूकता पैदा करनी कि संविधान के प्रमुख बिंदु क्या है और संविधान का संरक्षण करने, उसके मूल्यों का पालन करने, उसकी मर्यादाओं को बरकरार रखने और उसकी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गत 10-11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से, उनके द्वारा और उनकी सरकार के द्वारा क्या क्या भिन्न भिन्न कार्य किए गए, कुछ एक मील के पत्थर भी रहे। और ये इसलिए भी करना आवश्यक महसूस हुआ कि कुछ एक समय से कांग्रेस पार्टी की ओर से एक दुष्प्रचार देश भर में प्रारंभ किया गया है, जो ये परसेप्शन सबको सुनाई दे रहा है, आप छोड़ दीजिए। एक दुष्प्रचार प्रारंभ किया गया है जिसमें ये भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है कि कांग्रेस ने तो संविधान का बड़ा संरक्षण किया हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान विरोधी है। लेकिन आज का ज़माना है तर्क, तथ्य और तुलना। तो आप सारे पत्रकार बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास पुराने रेफरेंस भी हैं, तो हमारी आपके साथ प्रार्थना रहेगी कि तर्क भी ढूंढा जाए, तथ्य क्या है इसकी शिनाख्त की जाए और तुलना की जाए कि पहले क्या था 70-80 वर्ष में। लगभग 88 बार कांग्रेस की सरकारों ने 356 अनुच्छेद का उपयोग या दुरुपयोग किया है केवल सरकारें भंग करने के लिए। और जब भी संविधान का संशोधन कांग्रेस की सरकार के द्वारा हुआ तो उसके पीछे की मंशा थी, कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी का हित खतरे में था, उसको बचाने के लिए या अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए। उसके प्रमुख उदाहरण आप जानते हैं, जब इंदिरा जी के खिलाफ उनकी चुनाव का जजमेंट आता है तो एक संशोधन लाया जाता है कि प्रधानमंत्री का पद किसी भी कानूनी चुनौती से ऊपर है, यानी प्रधानमंत्री की इलेक्शन के ऊपर कोई कचहरी में, अदालत में चुनौती नहीं दे सकता। तो इससे किसका लाभ हुआ? बल्कि जनहित का भी लाभ नहीं है और लोकतंत्र मूल्यों का भी विपरीत है। इसके उपरांत जब इलेक्शन कराने का समय आता है लोकसभा का, तो उन्हें लगता है कि अभी वातावरण अनुकूल नहीं है, तो एक संशोधन लाया जाता है, शायद 42-43 अमेंडमेंट या जो भी था, कि विधानसभाओं, क्योंकि अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, कि लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किया जाता है। अर्थात चुनाव उस समय होंगे जब इंदिरा जी या प्रधानमंत्री समझेंगे कि उनके वातावरण उनके अनुकूल है। यानी इस प्रकार से खिलवाड़ संविधान के साथ किया जाता था। या फिर महिलाओं को लेकर शाहबानों का कानून, केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, एक वोट बैंक को नजर में रखते हुए। और अगर आप इसकी तुलना करें, जो संशोधन मोदी जी के होते आए हैं एक के बाद एक, वो जनहित के लिए, उसमें अगर कभी कहा गया कि महिलाओं के लिए, और जो कानून विधेयक लाए गए महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संसद में, विधानसभाओं में, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उनको तो अपने घर से ही ढूंढना है। बेटा बेटी, बेटी ना हो तो बेटी का बेटा या बेटी का दामाद, तो वो बाहर तो जा ही नहीं सकते थे। वो कैसे बर्दाश्त करते कि किसी दूसरे परिवार की बेटियां आ जाएं, बैठ जाए वहां, जहां वहां
आप अभी जिक्र हो रहा था शाहबानों के कानून का, यहां देखिए ट्रिपल तलाक, तुष्टीकरण की राजनीति ये करते रहे, लेकिन इनके पापों का प्रायश्चित मोदी जी ने किया, जो उस समाज की बहनों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके लिए। इसी प्रकार EWS का लाया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आप क्यों नहीं ला सकते थे? आप तो गरीबी हटाओ कब से कह रहे थे 4 साल से, लेकिन आपने गरीबी के नाम पर वोट लिया, उसको गरीब रहने दिया ताकि उसकी गुर्बत को आप शोषित कर सके। इस सरकार ने गरीब को सशक्त किया कि वो अपनी रोजगार स्वयं कमा सके। आपने रोजगार के लिए जो वैश्विक इस समय विकल्प हैं दुनिया भर में, वो उसके सामने लाए, उसकी जागरूकता पैदा की। लाल किले से मोदी जी ने आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया। इस देश में स्टार्टअप की संख्या मात्र 350 थी, लोगों को बाग को समझ भी नहीं था कि स्टार्टअप शब्द का अर्थ क्या। आज बढ़कर के उसकी संख्या 1.5 लाख से ऊपर हो गई और दुनिया में हम तीसरे दर्जे पे आन खड़ा हुए। इसका मतलब है कि हमारे युवाओं में प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, काबिलियत भी थी, मेहनत करने का मादा भी था, लेकिन आपने अपनी परिवारवाद को बरकरार रखने के लिए उनको पीछे रखा। और दुहाई दे रहे अम्बेडकर की, अम्बेडकर जी को चुनाव अगर हरवाने का काम किया तो आपने किया, 1952 में बाई इलेक्शन हरवाने का काम किया तो आपने किया। जब उनका स्वर्गवास होता है दिल्ली में तो उनके मृतक शरीर का निरादर किया तो आपने किया, और उसके बदले में उनको मुंबई जाकर उनका संस्कार हुआ। इस सरकार ने तो नहीं ऐसा किया, बल्कि 5 स्थल शनाख्त किए जिनका ताल्लुक मोदी जी के साथ था। महू जहाँ उनकी पैदाइश हुई मध्य प्रदेश, लंदन जहाँ उनकी तालीम तरबियत हुई, शिक्षा हुई, उन्होंने ग्रहण की। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है कि यहाँ फैसला रसोई घर में नहीं होता या डाइनिंग टेबल पर बैठकर माँ बेटा नहीं करते। अब वो इतना विशाल संगठन है, सबकी राय ली जाती है, फिर एक कंसेंसस बनता है, तो इसलिए प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लगता है। लेकिन जब ये प्रक्रिया संपन्न होगी तो एक बार फिर से आपको हम कष्ट देंगे एक बार रूबरू होने का, मुझे लगता है। लेकिन जल्दी होगा क्योंकि सारे देश भर में ये चल रहा है, क्योंकि हमारा एक संविधान है, उसके तहत क्योंकि राष्ट्रीय स्तर तक जब चुनाव तभी होगा जब 50% से अधिक प्रदेशों में संपन्न हो जाएगा, तो उस तरीके से ही चलेगा आगे। ये वर्तमान यहाँ की जो सत्ताधारी सरकार है उनसे नहीं पूछा कि इलेक्शन सारी जीत के वो ओल्ड पेंशन करके, मैं भी जब इलेक्शन में आता तो पूछा जाता क्या हुआ, जो इन्होंने कहा था उसका क्या हुआ? आप ओल्ड पेंशन दे देते तो शायद सरकार, तो इन्होंने दी क्या? तो कहने का तात्पर्य ये कि पहले तो इनसे पूछा जाए कि भाई आपने झांसा देकर के चुनाव तो हाईजैक कर लिया, लेकिन अब क्या हुआ? तभी मैंने कहा तर्क तथ्य तुलना। हम दिल्ली जहां उनका स्वर्गवास हुआ, मुंबई जहां उनका संस्कार हुआ, और इस प्रकार से 5 स्थानों पर उनके स्मारक बनाने का काम हुआ। दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया। आपने वो भारत रत्न किसको दिया? नेहरू जी को दिया। अभी वो प्रधानमंत्री थे, खुद ही अपने आप को भारत रत्न देते। फिर किसको दिया? इंदिरा जी को दिया। वो प्रधानमंत्री थी, खुद ही अपने आप को भारत रत्न दे दी। फिर किसको दिया? राजीव गांधी को दिया। अब सोनिया गांधी को भी देने वाले थे, लेकिन सरकार बदल गई सन 2014 में, तो बच गए आप लोग। राहुल गांधी तैयार हैं लेने के लिए, लेकिन अभी आप लोग मौका नहीं दे रहे उनको। लेकिन अम्बेडकर को इस काबिल नहीं समझा। अम्बेडकर को एनडीए की सरकार ने भारत रत्न दिया, और जिसके संविधान की प्रशंसा दुनिया भर ने की, यानी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फाटक में आप दाखिल हो तो पहले उनकी मूर्ति है, उनका स्टैच्यू है, डॉक्टर अम्बेडकर। यानी वो सरकार जिसने 150 बरस हिंदुस्तान पर हुकूमत की, दमन किया, जिनके हम गुलाम थे, उन्होंने उस गुलाम देश के एक बुद्धिजीवी की मान्यता को स्वीकार किया, लेकिन आपने उसको नकारा। और आप हमें कह रहे हैं कि हम अम्बेडकर का निरादर कर रहे हैं। और अब ये नया शगुफा जो मीडिया में फैलाने की कोशिश हो रही है कि साहब मनमोहन सिंह जी का उचित सम्मान नहीं दिया गया उनके स्वर्गवास के बाद, तो आपने क्या किया? मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कागज लेकर के मीडिया के आगे फाड़े और ऐसे अपशब्द इस्तेमाल किए कि भाई ये किस बेअक्ल ने लिखा है, ड्राफ्ट किया। और अब जब उनका संस्कार भी हुआ तो दूसरे उनकी अस्थियां लेने तो आपके वजह से कोई गया भी नहीं। मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी को भी सम्मान दिया,
अंबेडकर को भी दिया, पटेल को भी दिया, शास्त्री को भी दिया। अपने परिवार के, अपने संगठन के वो नेता वरिष्ठ जिनको आप भूल चुके थे, मोदी जी ने मुख्यमंत्री होते हुए, प्रधानमंत्री बनने से पहले भव्य मूर्ति स्थापित की गुजरात में सरदार पटेल की। यानी आपके पार्टी के नेता जिनको आपने सोचा था कि भूल जाए लोग ताकि आपके परिवार की प्रभु सत्ता बनी रहे, उनको मोदी जी ने उचित सम्मान दिया, आपके पापों का प्रायश्चित किया। लेकिन आपको यह भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरे पापों का प्रायश्चित कोई दूसरा कर ले। और ये बात चूंकि 3 पीढ़ियां बदल गई आज़ादी के बाद, तो ये समझते हैं कि ये सोशल मीडिया के शगुफों की जगह ये एक गलत परसेप्शन फैलाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम भी राजनीति में बैठे हैं, उनकी हम भुलाने नहीं देंगे। तो इसलिए इसी मकसद को लेकर के ये एक देशव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है। आज इसका की शुरुआत प्रदेश स्तर पर हुई है। डॉक्टर सिकंदर जो हमारे बड़े ही सम्मानजनक सांसद भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, संगठन ने उनसे ये अनुरोध किया है कि वो इसकी जिम्मेवारी लें और इसको हम नीचे तक ले जाएंगे, जिला स्तर तक, मंडल स्तर तक, और विशेषकर युवाओं में। मेरा इतना ही संक्षिप्त विषय था। डॉक्टर